दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार हम आपके सामने हिंदी वर्णमाला टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं। आज एक बार फिर उसी के क्रम में आपके सामने उपस्थित है। बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं कि लिखा गया है समस्त एक दिवसीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल, अगर देखा जाए आपकी जो है हिंदी वर्णमाला है, अगर देखी जाए जितनी भी परीक्षाओं में अगर हिंदी वर्णमाला टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो मैं दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक जो है इस चैप्टर से बाहर नहीं आएंगे, जितना मैं यहां आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आज यह तीसरा पार्ट आपके सामने लगा है और एक पार्ट जो है इसके पहले जो है आपके सामने ऑलरेडी जो है 3 पार्ट जा चुका है। प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप उसे देखकर अगर इस पर विजिट करते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। फिलहाल के लिए वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ साथ आपकी क्लासें अनवरत यहां से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए हम आपके इस टॉपिक पर बात करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल, अगर देखा जाए यह जितने भी प्रश्न हमने लिखा है अपने इस चैप्टर के दौरान इसे मैंने फिनिश किया था। सिर्फ आपके जो है चेक करने के लिए मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप कितना इस पढ़कर आपको याद हुआ है। आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन के तहत कौन कौन से वर्ड आते हैं। हमने आपको इन सभी पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया हुआ है। अब मैं यह नहीं बताऊंगा कि अर्धस्वर किसे कहते हैं या अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। आप कहेंगे य, र, ल और व आते हैं। हम इसे अर्धस्वर भी कह सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतस्थ और जो है अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है, तो आप कहेंगे य, र, ल और व को हम अंतस्थ व्यंजन और जो है अर्धस्वर के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी के क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगत वर्ड। देखिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगत वर्ड हम किसे कहते हैं, हमने इसे भी परिभाषा के तौर पर बताया है। मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि जो वर्ड आगत व्यंजन के तहत आते हैं या आगत वर्ड के तहत आते हैं, तो आप कहेंगे क, ग और ज और फ। यानी कि यह 4 वर्ड आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगत वर्ड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे आगत वर्ड जो हमारे होते हैं वह 4 वर्ड होते हैं और उन चारों में हमारा सबसे पहला आता है क और ग और ज और फ। यानी 4 वर्ड जो होते हैं आगत वर्ड के तहत हमारे आते हैं। और इसमें हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि लिखा गया है कि नासिक के व्यंजन। ठीक है, नासिक के व्यंजन मीन्स होता क्या है कि ऐसे व्यंजन जिसे हम अपने नाक बोलते समय अपने नाक का प्रयोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं लिखा गया है नासिक के व्यंजन के तहत अंगा, य, ड़ और न, म। यानी कि हर व्यंजन का जो अंतिम वर्ण होता है उसी को हम नासिक के व्यंजन के तहत रखते हैं। अभी यहां आप देख पा रहे हैं हमने उच्चारण स्थान का भी आज इस चैप्टर में लिया है आपके। और यहां आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन और आता है अंगा है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा कि अंगा हमारा नासिक के व्यंजन के तहत आता है, लेकिन सवाल किस तरह से पूछा जाता है, लिख देगा कि अंगा है, आपसे कह देगा कि अंगा है, तो आप तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा अंगा जो है वह नासिक के व्यंजन के तहत आता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जानिएगा कि अंगा और आपकी किसके तहत आता है, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज होता है कि अंगा जो हमारा है वह मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता है। लेकिन उसी के क्रम में अगर हम बात करें, दूसरा होता है आपका सघोष और अगला आता है आपका अल्प प्राण। अब सवाल उठता है कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। हमने आपको बताया है कि आपके अल्प प्राण जो होते हैं जिसे बोलने के लिए आपके मुख से कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जो होता है जिसे बोलने के लिए हमारा जो बोलने के लिए जब हम यूज करते हैं क्या कि जब हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलती है तो उसे हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ और लिखा गया है अल्प प्राण और महाप्राण। हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। अगर हम अल्प प्राण के तहत आपसे बात करें, ठीक है, अगर हम अल्प प्राण के तहत आपसे बात करें तो हमने बताया है 135।
ठीक है। 135 हमने बताया है, मीन्स कहने का सेंस यह है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। और महाप्राण के अंतर्गत हम कहें अगर अल्प प्राण 135 होता है तो जाहिर सी बात है कि महाप्राण जो हमारा होगा वह 24 होगा। मीन्स प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। हमने वर्ण के बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा किया है। वर्ग को हम यहाँ भी कह सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि क वर्ग का प्रत्येक जो है पहला, तीसरा वर्ण हमारा किसके अंतर्गत आएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा, सॉरी अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह किसके अंतर्गत आएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। यहाँ और नीचे आइए आप, यह देखिए यूपी टेट 2022 का 23 जनवरी अभी जो हाल ही में आपका एग्जाम हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान है। हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन को लिया है, नीचे भी लिया है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, आप सब कुछ यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा जा रहा है अंगा का उच्चारण स्थान है, आप देख पा रहे हैं नासिक के है। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ नासिक के दिया है तो बेहतर है आपके लिए, अन्यथा की स्थिति में अगर मूर्धन्य दिया है तो मूर्धन्य का प्रयोग आप करेंगे। अन्य तीनों दे सकता है, मूर्धन्य, सघोष, अल्प प्राण, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे अंगा का उच्चारण स्थान जो है वह नासिक के होता है, इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और यहाँ और आगे हम बात करते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब यह है उच्चारण स्थान, अभी तक जितनी बार आपका एग्जाम हुआ है हर एग्जाम में उच्चारण स्थान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम उच्चारण स्थान पर बात करते हैं। उच्चारण स्थान होता क्या है, जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो होती है वह किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, और जब वही किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है तो उसी को हम उच्चारण स्थान की श्रेणी में रखते हैं। अभी हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, कंठ को भी आप जानते हैं, हमने बताया है, तालव्य को जानते हैं, मूर्धन्य को जानते हैं, दंत और ओष्ठ, इन सभी को हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, बट हमने उच्चारण स्थान आपको नहीं बताया था। तो चलिए आज आप उच्चारण स्थान को कंठस्थ कीजिएगा। यहाँ हमने एक दोहा के तौर पर लिखा है, अगर आप इसे याद करते हैं तो इसे आप पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है, सबसे पहली चीज आप यह जानिएगा जो कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है, कंठ वर्ण के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा, यानी कि क वर्ग जो हमारा होता है उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, कंठ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि क, ख, ग, घ, अंगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। और नीचे आप देख पा रहे हैं च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है यह तालव्य होता है, और ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है उसे हम मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। और त वर्ग जो हमारा होता है उसे हम दंत के अंतर्गत रखते हैं। और प वर्ग उपधनीय नाम ओष्ठ जो हमारा प वर्ग होता है इसे हम ओष्ठ के अंतर्गत रखते हैं। यानी थोड़ा सा और आप ध्यान देंगे, आपसे कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि कंठ वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप क वर्ग को जानते हैं। और एक चीज यहाँ आपसे पूछ सकता है कि बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अ और आ, ह्रस्व अ और दीर्घ किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना होगा जो ह्रस्व अ होता है और दीर्घ अ होता है वह जो हमारा होता है कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अ और आ का उच्चारण स्थान होता है वह कंठ के अंतर्गत होता है। इसी के क्रम में ह्रस्वी और दीर्घ जो हमारी होती है वह हमारे किसके तहत आते हैं, आप कहेंगे तालव्य के अंतर्गत आते हैं। और ऋतु रसाणाम मूर्धा, यह इस सूत्र से रि का उच्चारण स्थान जो होता है वह मूर्धन्य होता है। और उपधनीय नाम ओष्ठ, उ और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ का जो उच्चारण स्थान होता है उससे आप कहेंगे ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बारी से और आप ध्यान देंगे, अभी जो चीजें यहाँ क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा, आपने ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई को पढ़ा, और यहाँ आपके री को पढ़ा और ह्रस्व उ और जो है दीर्घ ओ को पढ़ा। अब सवाल एक चीज का आ रहा होगा, हमने अभी ए, ऐ और ओ, औ को नहीं पढ़ा। तो नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं
ए आई यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिखेंगे क्योंकि यह अलग हो जाता है सबसे पूरे उच्चारण स्थान से। ए आई और ओ अलग हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारे कंठ हैं और तालु हैं, यहाँ जब हम ए और ए का उच्चारण स्थान करते हैं या उच्चारण करते हैं तो जो हमारी कंठ होती है और तालु होती है, इनके उच्चारण में कंठ और तालु का दोनों प्रयोग किया जाता है। कंठ को आप जानते हैं, तालु को आप जानते हैं, हमने बेहतरीन तरीके से आपको बताया। तालु जो ऊपर वाला होता है और कंठ जो थोड़ा सा और अंदर होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कंठ हमारा है और तालु है, यानी ए और ए का जो उच्चारण स्थान होगा वह हमारा होगा कंठ और तालु। आपसे पूछा जा सकता है कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब आप इस चीज को क्लियर किए रहेंगे तो तभी आपके काम आ पाएगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है ओ और औ। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों नहीं देगा, दोनों दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आप थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे। आपसे कहा जा सकता है कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है, आप कहेंगे कंठ और तालु दोनों है। और पूछा जा सकता है कि औ का उच्चारण स्थान क्या है, आप कहेंगे कंठ और ओष्ठ। यहाँ देखिए माइन्यूट सा अंतर है, कंठ का प्रयोग दोनों में हुआ है और तालु और ओष्ठ। आपको ए में तक जो है तालु का प्रयोग हुआ है और ओ में ओष्ठ का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप इस तरह से पूछा जा सकता है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें दोनों आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे। जब आप बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वह क्लियर रहेगा तभी आप इसे आप कर पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, अगर नीचे आइए, और ओ का आप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यही का यही आपको याद होता हुआ चला जाएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं, आपको यह चीज क्लियर होगा। और यहां आप देखेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि अकह विसर्गा कंठाराम ईचु यशः बिहै तालुराम। आप इस चीज को देखेंगे, थोड़ा सा हम इरेज करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ते हैं इस दोहे को, तो बेहतरीन तरीके से आपका सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अकह विसर्गा कंठाराम, ठीक है, इसका मतलब क्या है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अकह विसर्गा कंठाराम ईचु यसा भी है तालुराम। यहाँ आप देख पा रहे हैं अकह विसर्गा मीन्स अ, और देखिए ह्रस्व और ह्रस्व अ और दीर्घ, ह्रस्व अ और दीर्घ और क वर्ग पूरा, ठीक है। विसर्गा कंठाराम यानी अ जो हमारा ह्रस्व अ है और दीर्घ अ है और क वर्ग पूरा हमारा किसके अंतर्गत आता है, आप कहेंगे कंठ के अंतर्गत आता है। और नीचे आप देख पा रहे हैं ईचु यसा भी है तालुराम, आप देख पा रहे हैं ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई और च वर्ग पूरा हमारा किसके अंतर्गत आता है, आप कहेंगे तालु के अंतर्गत आता है या तालव्य के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जा सकता है, तालव्य न दे करके यहाँ आपसे तालु भी लिख सकता है, इसलिए आप इसे भी जानते रहें, ठीक है। तालु भी लिख सकता है, यहाँ कंठ भी, मूर्धा लिख सकता है, दंतोष्ठ भी लिख सकता, दंत लिखता है और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आपने देखा ईचु यसा भी है तालुराम, रिटस जानो मूर्धा जी। अब री हमारा किसके अंतर्गत आता है, री हमने देखिए यह चीज लिखने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप इसे याद कर लीजिए, ठीक। अगर इसे आप याद करते हैं तो यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिटस जानो मूर्धा जी, आप यहाँ देख पा रहे हैं री हमारा जो है यह मूर्धा के अंतर्गत आता है और पूरा ट वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। रिटस जानो मूर्धा जी, लितस पुकारो दंती जी, ठीक है। लरी आप यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, यह जो हमारा लरी होता है यह लरी हमारे दंत के अंतर्गत आता है। जब आप बोलते हैं तो हमारी जिह्वा, लरी को जब आप बोलेंगे तो जो हमारी जिह्वा है वह जो है दांत को टच करती है। लितस जानो दंती जी, ल वर्ग ल हमारा लरी जो हो गया वह लरी हमारा दंत के अंतर्गत आता है और पूरा त वर्ग जो हमारा है वह भी हमारे दंत के अंतर्गत आता है। और उप आते हैं ओष्ठ में, और उप देखिए यहाँ लिखा गया है ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों लिखा गया है और पूरा प वर्ग हमारा किसके अंतर्गत आता है, आप कहेंगे ओष्ठ के अंतर्गत आता है। उप आते हैं ओष्ठ में, वह केवल दंतोष्ठ में। और वहीं हम अगर बात करें वा का, तो वह हमारा किसके अंतर्गत आता है, वह यहाँ नहीं लिखा गया है, यहाँ आप लिखेंगे वह जो आता है यह दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है, ठीक है।
दंतोष्ठ के अंतर्गत व आता है। इसी के क्रम में वकारस से दंतोष्ठ से हमारा व जो है दंत के अंतर्गत आता है। और ए आ कहे हैं कंठ तालु, आपने यहाँ देखा कंठ तालु को देखा ए और यहाँ आप देख पा रहे हैं वही चीजें लिखा गया है। ओ है कंठोष्ठ में, कंठ और ओष्ठ को आप देख पा रहे हैं ओ है कंठोष्ठ में। नासिक में है पंचमा अक्षर, यहाँ देखिए पंचमा अक्षर यहाँ होना चाहिए, ठीक है, पंचमा अक्षर यहाँ आप देख पा रहे हैं नासिक के व्यंजन हमने लिखा है। हमने एक चीज आपको बताया था कि जो भी आपका प्रत्येक वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग जो होता है उसके जो अंतिम अक्षर होते हैं उसमें जो है वह प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वह नासिक के व्यंजन के तहत आता है। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, आप इस ट्रिक में भी देख पा रहे हैं, यह ट्रिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कि ओ है कंठोष्ठ में, नासिक में है पंचमा अक्षर। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रत्येक पंचम अक्षर हमने इस कॉलम में बंद किया हुआ है और यह जो हमारा आता है यह नासिक के व्यंजन के तहत आता है। नासिक में है पंचमा अक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। आपने इससे बेहतरीन तरीके से समझा। थोड़ा सा एक बार आप इधर आएंगे और यहाँ सब चीजों का निचोड़ लिखा गया है। जो उच्चारण स्थान है आपका जो क वर्ग है यह कंठ के अंतर्गत आता है, च वर्ग यह तालु के अंतर्गत आता है, ट वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आता है और ता वर्ग दंत के अंतर्गत आता है और पा वर्ग जो हमारा है यह ओष्ठ के अंतर्गत आता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमारा कंठ आता है और लास्ट में हमारा जो आता है वह ओष्ठ आता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं, नोट करके लिखा है लृ का दीर्घ नहीं होता। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका हम दीर्घ नहीं कर सकते, पूरे वर्णमाला में कौन सा ऐसा वर्ण है कि जिनका हम दीर्घ नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे लृ का हम दीर्घ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा हम इस पर और 1-2 मिनट और आपका लेना चाहेंगे। अकह विसर्गा कंठाराम, ईचु यशः भी है तालुराम, रिटस जानो मूर्धा जी, लृतस पुकारो दंते जी। उप आते हैं ओष्ठ में, व केवल दंतोष्ठ में, ए आ कहे हैं कंठ तालु, ओ औ है कंठोष्ठ में, नासिक में है पंचम अक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में आप इसे दोहे की तरह याद करेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। अगर इसे आप याद करते हैं आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना सटीक आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं सब कुछ आपको बेहतर दे रहा हूं। मैं इतना लेकिन दावा जरूर करता हूं कि जितनी चीजें यहां से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कोई काट नहीं सकता, यह तो मैं चैलेंज करता ही हूं। ठीक है, इतने में अगर कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो आपका अगला लेक्चर होगा, अगर इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन है तो बताइएगा, अन्यथा की स्थिति में कल का जो हमारा चैप्टर होगा वह अब हम शब्द से शुरुआत करेंगे। यानी शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं, पूरी तरह से हिंदी के वर्णमाला के तहत, को हिंदी में वर्णमाला ही नहीं, हिंदी के तहत जितने भी चैप्टर्स आते हैं वह चाहे ऑल वन डे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से पूछता है, इन सभी को अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ यहाँ पर जो भी न्यूज आती है आपके शिक्षा से जुड़ी, हर कोई न्यूज आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।